कितनी दिलचस्प बात है, पीटीआई ने कागजात नामजदगी जमा कराने के मामले को प्रोपेगेंडा किए बगैर नहीं जाने दिया। यानी इस पर भी एक झूठा बयानिया बनाया, अवाम को गुमराह करने की भूंडी कोशिश की। इमरान खान ने इस मुल्क का यही नुकसान किया है कि इस नाजुक मामले को भी अपनी सियासत की नज़र करता जा रहा है। कहता जा रहा है कि पीटीआई के लोगों को कागजात नामजदगी जमा नहीं कराने दिए जा रहे। अब जब कागजात नामजदगी जमा हो चुकी हैं तो पता चला है कि 9 मई के मास्टरमाइंड इमरान खान समेत तमाम जो शोर कर रहे थे कि उन्हें कागज़ जमा नहीं कराने दिए जा रहे, इनकी जानब से सबसे ज़्यादा कागज़ जमा हुए हैं। जी हाँ, पीटीआई के 2434 उम्मीदवारों ने कागजात नाम जमा कराए हैं। यहाँ पर सवाल ये है कि अगर नहीं रोका जा रहा था तो फिर सबसे ज़्यादा उम्मीदवारों के कागजात कैसे जमा हो गए हैं। देखें, ये है झूठ, ये वतीरा है इस पार्टी का। इस पार्टी ने और कोई कमाई नहीं की साढ़े तीन साल, और उससे पहले जो इमरान खान साहब 2010-11 से पहले, बल्कि उससे भी पहले जिस चीज़ पर मेहनत कर रहे थे वो एक ऐसी टीम बनाने पर मेहनत कर रहे थे जो सच को झूठ और झूठ को सच बनाए, जो अपने हर किए हुए बुरे काम को भी साबित करे कि ये दुनिया का सबसे अच्छा काम है। यू टर्न की मिसाल आपके सामने है। कुरान उठा लें, हदीस उठा लें, रूटीन की ज़िंदगी उठा लें, कारोबार उठा लें, लेन देन उठा लें। जो इंसान अपनी ज़ुबान पे पक्का नहीं रह सकता उससे कौन कारोबार करेगा? क्या अल्लाह ताला की ज़ात उसको अगले जहान माफ़ करने वाला है? क्या कसम कुरान वादे तोड़े जा सकते हैं? यू टर्न लिए जा सकता है? लेकिन उन्होंने साबित किया कि यू टर्न लेने वाला इंसान दुनिया का सबसे बड़ा अक्लमंद है। मतलब मैं आप फ्रिजों की दुकान पर गए, वहाँ पे आपने फ्रिज एक किस्तों पर ले ली और आपने वादा किया कि हर 2 महीने के बाद इतनी किस्त दे देंगे, लेकिन वक्त आने पर आप यू टर्न ले लें, क्योंकि इमरान खान ने कहा भाई यू टर्न लेना, अब मैं नहीं है मेरे पास, मैं क्या करूँ पैसे। लेकिन दोस्तों ये काम है उनका। एक तरफ शोर मचाया जाता रहा, जाली और मुख्तलिफ दूसरे हादसात को इससे कनेक्ट करके बताया ये जा रहा कि जो लोग कागजात जमा कराने जाते हैं उनकी टांगें तोड़ी जा रही हैं, उनकी आंखें फोड़ी जा रही हैं, उनको अस्पतालों में दाखिल होना पड़ रहा है, जुल्म और सितम किए जा रहे हैं। और दूसरी तरफ 2434 कागजात नामजदगी जमा हुई हैं। और दूसरी तरफ नून लीग की तरफ से 2134 उम्मीदवार, पीपल्स पार्टी की तरफ से 1651 उम्मीदवारों के कागज जमा हुए हैं। अंदाजा करें, सबसे ज़्यादा कागज उस जमात के जमा हुए हैं जो शोर कर रहे हैं कि इसके कागज छीने जा रहे हैं। खतरनाक बात तो यह है कि 9 मई के किरदारों के भी कागजात नामजदगी जमा हुई हैं। मास्टरमाइंड इमरान खान के 2-3 हलकों से कागजात जमा हुए हैं, किसी ने नहीं रोका, लेकिन शोर जिस लेवल का किया गया है वो मेरे ख्याल में आपके सामने है। अब अगला मरहला शुरू हो चुका है जिसे स्क्रूटनी कहते हैं। यहाँ पर तय पाएगा कि पीटीआई के कागजात जो जमा हुए हैं वो मंजूर होंगे या मुस्तरद होंगे। यहाँ पर मेरा ख्याल है कि किसी भी 9 मई वाले के कागजात नामजदगी जो है ना वो तो कम अज़ कम आगे नहीं जाने चाहिए, किसी सूरत में नहीं जाने चाहिए। देखें जी, ये अगर होते हैं मंजूर तो फिर बहुत बड़ा सवालिया निशान होगा उन लोगों पर जो हमें ये बता रहे थे कि ये 9 मई से बड़ा वाक़या, ये 11 सितंबर से बड़ा वाक़या है, जो कि 9/11 जिसको हम कहते हैं उससे भी बड़ा वाक़या है। और फिर अगर ये लोग कागजात नामजदगी जमा होते हैं, इलेक्शन होते हैं, असम्बलियों में आते हैं, तो फिर तो मेरे ख्याल में उनको माफ़ी मिल गई है, इसके तो दूसरी कोई राय नहीं है। बट एनी हाउ, आने वाले वक्त में पता लगेगा। इलेक्शन कमीशन से मुस्तरद होने के बाद इलेक्शन ट्रिब्यूनल के पास अपील दायर की जा सकेगी, जिसे जज हैंडल करेंगे। सवाल यह है कि अगर जज 9 मई वालों के कागजात जमा करा सकते हैं तो क्या वो मंजूर नहीं करा सकते? बहरहाल, इस बार सख्त सिस्टम बनाया गया है कि उससे निकल कर आगे जाना पड़ेगा। इलेक्शन कमीशन ने जो सिस्टम तश्कील दिया है, इसके मुताबिक आम इंतखाबात में हिस्सा लेने वाले तमाम उम्मीदवार पुलिस, नादरा, नैब, FII, FBR, स्टेट बैंक, पावर डिवीज़न, पेट्रोलियम डिवीज़न, नेशनल कम्युनिकेशन डिवीज़न, हाउसिंग डिवीज़न, चारों चीफ सेक्रेटरी CDA की स्क्रीनिंग से गुजरेंगे। तमाम मराहल पार करने वाला ही अहल हो सकेगा इलेक्शन लड़ने का। इतने सख्त सिस्टम से क्या रोपोश और इश्तिहारी गुजर पाएंगे? क्योंकि पीटीआई के ज़्यादातर उम्मीदवार जो हैं वो 9 मई के केसेस में छुपे हुए हैं। वैसे भी तहरीके इंतशार के बलवाइयों और इश्तिहारियों के खिलाफ इतराज़ात दायर करने चाहिए और इन हमलावरों की वीडियो बतौर सबूत पेश करनी चाहिए। जी बिल्कुल करनी चाहिए, ज़रा सख्त। देखें, हम लोग लड़ने झगड़ने वाले नहीं हैं, सियासत को इबादत समझ कर करते हैं और जमहूरियत को उड़ना बिछोना समझते हैं कि अगर जमहूरियत इस मुल्क में चल रही है तो इंशाअल्लाह अल्लाह खैर करेगा, मुश्किलात के बावजूद पाकिस्तान आगे जाएगा। लेकिन अगर वहाँ पर हमलावरों और इंतशारियों को जो अपने मुफाद की खातिर, अगर वो वज़ीर-ए-आज़म नहीं है तो असम्बली में नहीं बैठेंगे, अगर वो हुकूमत में नहीं है तो ऐवान में नहीं बैठेंगे, अगर वो इस वक्त वज़ीर-ए-आज़म नहीं है तो मुल्क पर एटम बम गिरा देंगे, और अगर उनके इक़्तिदार से निकल गए हैं एक लीगल तरीके से तहरीक अदम इत्माद की सूरत में, जब मुल्क की तमाम अपोजिशन जमातों ने इकट्ठे होकर
ऐसे इंसान को जिसने पाकिस्तान को ऑलमोस्ट दोज़ख बना दिया था निकाल दिया है, तो फिर उसके बदले वो कहता है कि मैं आग लगा दूंगा, मैं फ़ौज को भी इस मुल्क की मतनाज़ा कर दूंगा, मैं कमज़ोर कर दूंगा, मैं लोग लेके बाहर निकलूंगा, मैं घर जला दूंगा, मैं महल जला दूंगा, मैं मतलब 9 मई जैसे वाक़े मियाँ वाली में जाके फ़ौज के जो मतलब बहुत सारी चीज़ें कर देगा। किस लिए? क्योंकि वो इक़्तिदार में नहीं है। तो ऐसे लोगों को आने से रोकना चाहिए, क्योंकि वो कल और भी बड़ा जुल्म और ज़्यादती इस मुल्क के साथ कर सकते हैं। और वो उनका देखें, वो अभी भी कह रहे हैं कि अगर आप लोगों ने मतलब कि मुझे इक़्तिदार में नहीं लाए और मुझे लेवल प्लेइंग, उसकी लेवल प्लेइंग फील्ड ये है कि सबको छोड़ को मेरे साथ लग जाएं और मुझे इक़्तिदार में लेके आएँ। और अगर आप उसको इक़्तिदार में लेके नहीं आएंगे तो फिर वो याद रखें बांग्लादेश बनाने वाला कौन था और क्या कर लिया था तुमने उसका। बार बार ये जिक्र करता हूँ मैं, 9 मई छोटी चीज़ नहीं है। 9 मई का फैसला किए बगैर ये कौम आगे नहीं बढ़ सकती। 9 मई को किसी साइड पर लगाए बगैर, 9 मई के मुलजमों को सजा दिए बगैर ये मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। उसकी रीज़न ये है कि आपके मुल्क में कोई इन्वेस्टर नहीं आएगा, आपके मुल्क में कोई इन्वेस्ट नहीं करेगा, कोई बड़ी कंपनी नहीं आएगी, क्योंकि उनको पता है कि जिस मुल्क के अवाम, जिस मुल्क के लोग, जिस मुल्क का लीडर जो कि साबिक वज़ीर आज़म है, वो अपने फ़ौज जैसे अदारे पर हमला कर सकता है, कल वो कुछ भी कर सकता है। अमेरिका की मिसाल आपके सामने है। ट्रंप इस वक्त अगर देखा जाए तो मकबूल तरीन अमेरिका का लीडर है, लेकिन क्योंकि उसने जो हमला किया उसके बाद उसको सियासत से हमेशा के लिए आउट कर दिया गया, 5 साल के लिए गया, 2 साल सज़ा मिली है। यही चीज़ पाकिस्तान में होना चाहिए, वरना ये मुल्क आगे नहीं जाएगा। इमरान खान ने जेल से नया टोपी ड्रामा शुरू कर दिया है। मेरी फैमिली में फौतगी हो गई है और उस फौतगी पर जाने के लिए अब मुझे पैरोल पर रहाई दी जाए। दोस्तों, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। क्या इमरान खान ने अपनी ज़िंदगी में कभी किसी का जनाजा पढ़ा? क्या आपने देखा? क्या इमरान खान को कभी किसी फौतगी वाले घर में जाते देखा? बहुत सारी मिसालें दी जा सकती हैं। इसके करीब भी तरीन, जब इसकी माँ फौत हो गई थी, अब ये मुझे पता नहीं है, मैं सोशल मीडिया की बात कर रहा हूँ, मैं गलत भी हो सकता हूँ, सुना उस वक्त ये काउंटी खेल रहा था, माँ के जनाजे में नहीं पहुंचा था। और अगर पहुंचा था तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं पहुंचा था तो ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। जो माँ के जनाजे में नहीं पहुंचा वो और कहाँ पहुंचेगा। इमरान खान ने आज तक किसी के जनाजे को कंधा नहीं दिया, वो दिया भी हो सकता है लेकिन हमारी आंखों के सामने नहीं हुआ। इमरान खान को नईमुल हक से नज़दीक कौन था? इसका जिगरी यार, अपनी ज़िंदगी के 35 साल दे दिए थे, इसका जनाजा नहीं पड़ा था वज़ीर-ए-आज़म होते हुए, जिसने इमरान खान का हर स्याह और सफ़ेद साथ दिया। मेरे ख्याल में इस पे तो पीटीआई वाले भी कोई दूसरी बात नहीं कर सकते कि अगर इमरान खान ने नईमुल हक का जनाजा नहीं पढ़ा तो इमरान खान ने फिर किसका जनाजा पढ़ा होगा। इसके अलावा कोयटा में जनाजा की वजह से धरने में नहीं गया, कहता था पहले जनाजा करो दफनाओ फिर आऊँगा। पिंकी पी ने इमरान खान को सख्ती से मना कर रखा था कि जनाजा नहीं पढ़ना, शायद किसी जादू टूने का मामला होगा, अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन अब इमरान खान का चूँकि सियासी बयानियाँ चाहिए, अवाम के सामने आना है, फिर शैतान ने अपने पुजारियों को गुमराह करना है, तो इसलिए वो चाहता है कि मुझे हर हाल में छोड़ा जाए ताकि मैं जनाजा पढ़ सकूँ। इसलिए जानता है अगर इजाज़त मिल गई तो बाहर आकर सियासी बयानियाँ करेगा, मुल्क खिलाफ बातें करेगा, बांग्लादेश बनाने की खातिर करेगा, अफगानियों को निकालने की बातें करेगा और बहुत सारी दूसरी चीज़ें ऐसे करेगा जो इस वक्त पाकिस्तान मुतहम्मल नहीं हो सकता। मैं जब रोड शो कर रहा होता हूँ तो लोग कहते हैं कि हम लोग इमरान खान चाहते हैं कि इमरान खान जेल में रहे। वो जब तक जेल में रहेगा पाकिस्तान सुकून में रहेगा, जैसे ही जेल से बाहर आएगा वो फिर तबाही मचाएगा। अगर इजाज़त ना मिली तो शोर डाला जाएगा, जनाजे में शिरकत की इजाज़त नहीं दी गई, इंतकाम लिया गया, इस तरह की बातें करके मजलूमियत का बहाना बनाया जाएगा। लेकिन मेरे ख्याल में बनने दे, लेकिन इसको किसी सूरत में बाहर नहीं आना चाहिए। आखिरी खबर यह है कि बिलावल भुट्टो ने लाहौर के हल्का 128 से कागजात नामजदगी जमा कराए हैं और पाकिस्तान की सबसे मशहूर शख्सियत, जिसको मेरे दोस्त, मेरे भाई मुर्तज़ा अली शाह जो कि इंग्लैंड में हैं, जियो को लीड करते हैं इंग्लैंड से, वो उनके बड़े करीबी दोस्त हैं। और वो मैं समझता हूँ कि चाहत अली फ़तेह खान आज जो भी है वो मेरे मुर्तज़ा भाई को इसका क्रेडिट जाता है। वो ढूंढ कर लाए थे और पूरी दुनिया में उसको फेमस किया था। उन्होंने जनाब चाहत फ़तेह अली खान ने बिलावल भुट्टो जरदारी वाले हल्के में उनके खिलाफ इलेक्शन लड़ने का ऐलान कर दिया है। बिलावल भुट्टो इस ऐलान के बाद शदीद परेशान है, कागज़ वापस लेने का सोच रहे हैं, क्योंकि इन हल्के से वाहिद ख़तरा उनको जो है वो ना नून लीग होगी उनके लिए बिलावल के ख़तरा, ना वो टीएलपी होगी, ना तहरीक इस्तेहकाम होगी। कौन होगा बिलावल भुट्टो के जरदारी के मुकाबले में? हास्य वाली गल है कि इस वक्त अगर बिलावल भुट्टो को खतरा है तो वो सिर्फ और सिर्फ चाहत फ़तेह अली खान से है। मेरे रात जो ट्वीट मैंने किया था, कुछ पीपल पार्टी वाले दोस्त बुरा मना गए, वो समझे शायद बिलावल डर गए हैं। मैंने तो चाहत फ़तेह अली खान पर तंज किया था, लेकिन मेरे दोस्त को सीरियस ले गए। अभी भी तंज कर रहा हूँ कि मेरे ख्याल में चाहत फ़तेह अली खान 50 से 100 वोट ले लेगा, लेकिन सोचना चाहिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वगैरह लोगों को कि उनके मुकाबले में कोई छोटी मोटी शख्सियत नहीं आ गई। इंग्लैंड से आए हुए बहुत बड़े सिंगर हैं जी, लोटा लोटा लोटा, डंडा डंडा डंडा, सोटी सोटी सोटी, बैजो बैजो बैजो, बहुत बड़ा फनकार आ गया है।
तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, लाहौर वाली सीट तो आपके खतरे में है, अब मेहरबानी करके लाड़काना वाली सीट पर ध्यान दें। आप लोगों का बहुत शुक्रिया। ज़रा इस कमेंट करके बताएं कि चाहत फ़तेह अली खान का और बिलावल भुट्टो जरदारी का मुकाबला होने जा रहा है, दोनों में से कौन जीतने जा रहा है? अपना कमेंट जरूर करें, वीडियो को शेयर करें व्हाट्सएप ग्रुप में। जिन दोस्तों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, जिन्होंने किया है बेल आइकन को प्रेस करें। सोशल मीडिया टॉक शो 1 फेसबुक पर